My beautiful disciples, I am really not the main character. अध्याय 36, आपका स्वागत है। एरिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने इतना महत्वपूर्ण सवाल पूछने का मौका गवा दिया। उसने सोचा था कि वह मेमोरी फ्रैगमेंट के बारे में सवाल बिना क्वेश्चन वाउचर के पूछ सकता है, क्योंकि यह एक साधारण सवाल था। वह सिर्फ अपने इनाम के इस्तेमाल के मानदंडों को जानना चाहता था। उन्हें पता नहीं था कि बैठक इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। क्या इसका कारण प्रश्न वाउचर का इस्तेमाल करना था? उन्हें पक्का पता नहीं था। पता नहीं मुझे कभी ऐसा मौका दोबारा मिलेगा या नहीं। उसने मन ही मन सोचा और निराश होकर बिस्तर पर वापस बैठ गया। वह प्रश्न वाउचर के साथ केवल एक ही प्रश्न पूछ सकता था और उसने वह प्रश्न चुना जो उसे अपने लिए सबसे उपयोगी लगा। उसके लिए सबसे सुरक्षित यही होगा कि वह अपनी दुनिया में वापस लौट जाए। तब उसे इस दुनिया से जुड़ी किसी भी बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। दुर्भाग्य से जवाब और भी निराशाजनक था। उन्हें साफ साफ बता दिया गया कि उनके लिए वापस लौटना नामुमकिन है। यही उनका नया घर था। यह? उसकी नज़र एक छोटे से लिफाफे पर पड़ी जो उस जगह पर पड़ा था जहां कुछ देर पहले वह अज्ञात व्यक्ति बैठा था। अचंभित होकर वह आगे बढ़ा और लिफाफा उठा लिया। उसने लिफाफा खोला और देखा कि उसके अंदर एक पत्र बड़े करीने से रखा हुआ है। उसने पत्र को बाहर निकाला और सोचने लगा कि क्या किसी अज्ञात व्यक्ति ने गलती से इसे गिरा दिया था। कोई दुर्घटना नहीं होती। यह बात पहली ही पंक्ति में इस तरह लिखी गई थी, मानो लेखक को पहले से ही इस प्रश्न का अनुमान था। समय कम कर दिया गया क्योंकि मैंने वह जानकारी लीक कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और हाँ, इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं। ऐसी बहुत सी बातें थीं जो मैं तुम्हें बताना चाहती थी, लेकिन बता नहीं सकी। इसलिए मैं यह पत्र छोड़ रही हूं। शायद यह तुम्हारे काम आ जाए। एरिन पत्र पढ़ता रहा। उन शब्दों से पुष्टि हुई कि बैठक को बीच में ही समाप्त करने का कारण वही था, क्योंकि उसने उस व्यक्ति को जवाब देने के लिए मजबूर किया था। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि वह व्यक्ति इस दुनिया का निर्माता नहीं था। वह भी इस दुनिया के नियमों से बंधा हुआ था। वह वास्तव में रचयिता नहीं था। इसे पढ़ने के बाद इसे जला देना। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए उन लोगों के साथ मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। एरन को नहीं पता था कि यह व्यक्ति किसके बारे में बात कर रहा है। क्या ऐसे लोग भी थे जिनसे वह डरता था? आखिर उसकी असली पहचान क्या थी? इस दुनिया में क्या घट रहा था? मुझे यकीन है कि आपके मन में कई सवाल होंगे, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि कुछ सवालों के जवाब आपको खुद ही ढूंढने होंगे। अगर आप दूसरों को इनका जवाब देने के लिए मजबूर करेंगे तो यह केवल आपके रास्ते में बाधा ही बनेगा। अगर आपको लगता है कि आप एक खतरनाक जीवन जी रहे हैं तो याद रखिए, यह तो बस शुरुआत है। दुनिया जल्द ही अराजकता के युग में प्रवेश करने वाली है। आप उस अराजकता से कैसे निपटेंगे यह पूरी तरह आप पर निर्भर करेगा। एरिन सिरदर्द महसूस करते हुए पत्र पढ़ता रहा। यहां आए हुए उसे अभी कुछ ही दिन हुए थे और वह कई बार मौत के मुंह से बाल बाल बचा था। और यह व्यक्ति कह रहा था कि यह तो अभी शुरुआत भी नहीं है। मुझे लगता है कि आपको पहले ही एक स्मृति अंश प्राप्त हो चुका है। यदि ऐसा है तो बधाई हो। आपको एक ऐसा पुरस्कार मिला है जो किसी अन्य पृथ्वीवासी को अभी तक नहीं मिला है। इसका उपयोग करने के लिए आपको अपनी मानसिकता को मजबूत करना होगा। और ऐसा करने का एकमात्र तरीका यही है। उस बिंदु के बाद पत्र में कुछ खाली पंक्तियां थीं। सच में, क्या तुम बेवजह सस्पेंस पैदा करने की कोशिश कर रहे हो? एरन ने आंखें घुमाते हुए पूछा। हाँ, अगर आपने यहां तक पढ़ लिया है तो मुझे लगता है कि आप काफी निराश हैं, पत्र में आगे लिखा था। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। मेमोरी फ्रैगमेंट एक ऐसा खजाना है जो सावधानी के बिना इस्तेमाल करने पर आपकी जान ले सकता है। अगर आपकी मौत हो जाए तो यह बहुत दुख की बात होगी, है ना? स्मृति के अंश का उपयोग करने के लिए आपको अपने हृदय में चेतना का सागर सृजित करना होगा। ज्यादातर लोगों को उस मुकाम तक पहुंचने में दशकों लग जाते हैं, लेकिन मुझे शक है कि आपके पास इतना समय है। इसलिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं। एक शॉर्टकट? वह मुझ पर इतना एहसान क्यों कर रहा है? एरिन ने उसके इरादों पर संदेह करते हुए सोचा। मुझे यकीन है कि आप सोच रहे होंगे कि मैं आपकी मदद क्यों कर रहा हूं। पत्र में आगे लिखा था। ये कमीना, ये तो चिट्ठी नहीं है, ये तो मुझसे बात कर रहा है। एरन चिल्लाया। भला ये कैसे मुमकिन था कि उसे ठीक ठीक पता था कि वो क्या पूछेगा और कब पूछेगा? नहीं, मैं आपके मन की बात नहीं जान सकता, लेकिन आप काफी स्पष्ट हैं, इसलिए मैं कुछ हद तक अनुमान लगा रहा हूं कि आप क्या सोच रहे होंगे। और अगर मेरा अनुमान सही है तो मुझे खुद पर काफी गर्व महसूस होगा। हालांकि ये सिर्फ शब्द थे, लेकिन एरन समझ सकता था कि यह आदमी खुद पर कितना घमंड कर रहा था। इस दुनिया ने जिसे मीटिंग से बाहर निकाल दिया, उसके लिए वह काफी आत्मसंतुष्ट है। एरन ने पढ़ते हुए अपनी आंखें घुमाईं। चेतना का सागर बनाने का एक आसान तरीका है। इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और इसे प्राप्त करने के लिए आपको एक समुद्री ड्रैगन का हृदय खोजना होगा। समुद्री ड्रैगन? मैं तो उसे हरा भी नहीं सकता, अब उसे ढूंढ भी कहां सकता हूं? उपन्यास पढ़ना बंद करने से पहले तक उसका कोई जिक्र ही नहीं था। क्या तुम सोच रहे हो कि इसे कहां पा सकते हो? जवाब तो नाम में ही छिपा है, बेवकूफ।
अरे यार, अब मुझे क्यों कोस रहे हो? मुझे पता है कि मैं समुद्र में समुद्री ड्रैगन को ढूंढ सकता हूं, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि समुद्र कितना विशाल है? यह महाद्वीप से भी बड़ा है, एरन ने गुस्से में जवाब दिया। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की है, मुझे यकीन है कि तुम मेरा दिल से शुक्रिया अदा कर रहे होगे। तुम्हारा स्वागत है, नौजवान। मेरे जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए तुम वाकई बहुत खुशनसीब हो। अरे बेवकूफ, तुम्हारा शुक्रिया कौन अदा करेगा? तुम्हारी मदद तो ऐसी है जैसे तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं कभी भी मेमोरी फ्रैगमेंट का इस्तेमाल नहीं कर सकता। चाहे मैं अपनी पूरी जिंदगी खोजूं, मुझे सी ड्रैगन नहीं मिलेगा। चूंकि आप मुझे इतना धन्यवाद दे रहे हैं, तो मैं आप पर एक और एहसान करूंगा और आपको एक संकेत दूंगा। अब से किसी भी पैटर्न पर भरोसा मत करना, यह काम नहीं करेगा, इसलिए सावधान रहना। और अंत में, नन्ही परी, वह आपकी सोच से कहीं अधिक उपयोगी है। उसे मरने मत देना और एक दिन तुम अपने भाग्य को धन्यवाद दोगे। सच कहूं तो मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि वह तुम्हें इनाम में मिली। कितना भाग्यशाली है। अध्याय 37, कोर क्षेत्र के भीतर प्रवेश करना। एरिन ने पत्र पढ़ने के बाद उसे सावधानीपूर्वक वापस लिफाफे के अंदर रख दिया। इसके बाद वह दरवाजे की ओर बढ़ा और लापरवाही से लिफाफा बाहर फेंक दिया। साथ ही उन्होंने फीनिक्स को निर्देश जारी किए। चट्टान से नीचे आती लपटों ने पत्र को अपनी चपेट में ले लिया और उसे राख में बदल दिया। हवा उसके अवशेषों को उड़ा ले गई, जिससे उसका कोई निशान नहीं बचा। एरिन वहीं खड़ा रहा और पत्र की राख को हवा में घुलते हुए देखता रहा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जानकारी के लिए धन्यवाद। जानकारी के तत्काल उपयोगी न होने के कारण थोड़ी निराशा महसूस करने के बावजूद एरिन को इसके बारे में सूचित किए जाने के लिए कृतज्ञता का भाव भी था। एक समुद्री ड्रैगन, वाह! लगता है मुझे मेमोरी फ्रैगमेंट का इस्तेमाल करने में काफी समय लगेगा, लेकिन पहले मुझे मुख्य किरदार का ध्यान रखना होगा। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो क्या वह समय लगभग नहीं आ गया है जब उसे मुख्य पात्र के संप्रदाय में प्रवेश करने के कुछ दिनों बाद घटी एक महत्वपूर्ण घटना याद आई। यह एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने मुख्य पात्र की जान लगभग ले ली थी, लेकिन साथ ही उसे जीवन भर का एक सुनहरा अवसर भी प्रदान किया था। यह वह समय होना चाहिए जब मिशन पर उसकी मुलाकात उस शक्तिशाली महिला से हुई और उसने उसके जहर का इलाज करने के लिए उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। कितना बेतुका कथानक है, लेकिन मैं कहानी में जो हुआ उसे होने नहीं दे सकता। वह जितना अधिक शक्तिशाली होता जाएगा, उतना ही मेरे लिए खतरनाक होता जाएगा। इसलिए मैं उसके सारे अवसर छीन लूंगा। मैं वह शक्ति प्राप्त कर लूंगा जो वास्तव में उसकी होनी चाहिए थी। उन्हें पूरा यकीन था कि पृथ्वी से आए अन्य पुनर्जन्म लेने वाले भी शक्तिशाली बनने के लिए यही योजना बना रहे थे। उनका ज्ञान ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। क्योंकि उसने केवल कुछ 100 अध्याय ही पढ़े थे, इसलिए उसका ज्ञान सबसे कम था। अतः वह मुख्य पात्र का उपयोग केवल एक खजाने की खोजी के रूप में कर सकता था और साथ ही यह सुनिश्चित करता था कि वह अपने सभी अवसरों का लाभ उठाए। कुछ दिनों की तैयारी के बाद एरन जाने के लिए तैयार था। वह मिशन हॉल में गया और उन्हें बहाना बनाया कि वह अपने शिष्य के लिए जड़ी बूटी लेने जा रहा है। उसने उनसे कहा कि उसे लौटने में कुछ दिन लग सकते हैं। जब वह मिशन हॉल में थे, तब उन्होंने कुछ बुजुर्गों को उस महान बुजुर्ग के बारे में बात करते हुए भी सुना, जिन्हें 1 महीने तक दीवार की ओर मुंह करके खड़े रहने की सजा दी गई थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि बीच से प्रभावित होने के बावजूद उसने मुझे परेशान नहीं किया। भले ही वह मुझसे प्यार करने लगी है, फिर भी उसमें समझदारी बाकी है। एरन मुस्कुराया, उसे लगा कि यह अच्छी बात है। वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन बाहर जाते समय उसने मुख्य पात्र को देखा जो मिशन हॉल से एक प्रशिक्षण मिशन लेने जा रहा था। एरन मुस्कुराते हुए चला गया। सब कुछ उसकी उम्मीदों के मुताबिक ही चल रहा था। अभी क्यों? एरन मिशन हॉल से बाहर निकलने ही वाला था कि वह रुक गया। पिछले कुछ दिनों से निष्क्रिय पड़ी स्क्रीन फिर से दिखाई देने लगी। विकल्प 1, आप संप्रदाय के एक ईमानदार वरिष्ठ हैं। बाहर जाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां आपके पास हैं। अगले कुछ हफ्तों तक संप्रदाय में ही रहें और संप्रदाय में अपनी पहचान और अधिक मजबूत करें। पुरस्कार, ज्वाला राजा का वस्त्र, उच्च स्तरीय। विकल्प 2, आपने महान बुजुर्ग को अपने प्यार में फंसा लिया है। एक पुरुष होने के नाते आपको अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उसे घर में कैद से भागने में मदद करें और उसे अपने साथ बाहर ले जाएं। पुरस्कार, 7 समुद्रों का नक्शा, दुर्लभ श्रेणी। विकल्प 3, आपके मन में एक स्पष्ट लक्ष्य है। यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए आपको संप्रदाय छोड़ना होगा। इस संप्रदाय को अभी छोड़ दें और सुनिश्चित करें कि कोई आपका पीछा न कर रहा हो। पुरस्कार, विंड ब्लेसिंग बूट्स, मध्यम स्तर। विकल्प 4, आप एक शिक्षक हैं। आप जानते हैं कि आपकी अनुपस्थिति से आपकी शिष्या आपको याद करेगी। इससे उसके प्रशिक्षण पर भी असर पड़ेगा। उसे अपने साथ ले जाओ ताकि तुम उसे रास्ते में प्रशिक्षण दे सको। इनाम, टाइटन के दस्ताने, दुर्लभ श्रेणी। मैं दूसरा विकल्प चुनूंगा, एरिन ने बिना सोचे समझे तुरंत कहा। उसने इनाम के लालच में सबसे खतरनाक दिखने वाला विकल्प चुना। उसकी सबसे बड़ी इच्छा समुद्री ड्रैगन को ढूंढना थी, और समुद्र का नक्शा उसे इस बारे में सुराग दे सकता था। यह एक दुर्लभ श्रेणी का पुरस्कार था, जिसका अर्थ था कि यह एक सामान्य नक्शा नहीं था, बल्कि
यह एक उच्च श्रेणी का खजाना था। इससे उसे एक स्पष्ट लक्ष्य मिल सकता था। भले ही वह समुद्री ड्रैगन को हराने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली न हो, लेकिन महान बुजुर्ग तो शक्तिशाली थे। उस दूसरे विकल्प से वह एक तीर से 2 निशाने साध सकता था। वह नक्शा हासिल कर सकता था और फिर वह महान बुजुर्ग को अपने साथ समुद्र तक ले जा सकता था। आपने दूसरा विकल्प चुना है। पूरा होने पर इनाम दिया जाएगा। एरिन ने सबसे कठिन विकल्प चुना, जबकि पहला विकल्प सबसे आसान लग रहा था। इस बार उसे पूरा यकीन था कि विकल्पों का क्रम टूट गया था, ठीक वैसे ही जैसे पत्र में बताया गया था। पहले विकल्प का दूसरे विकल्प से अधिक खतरनाक होने का कोई कारण नहीं था। दूसरे विकल्प का सीधा मतलब था कि अगर उसने कोई गलती की तो उसकी मौत हो जाएगी। लेकिन फिलहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर मुझे पुरानी यादें वापस पानी हैं, तो यह जोखिम मुझे उठाना ही होगा। मुझे नहीं पता कि यह मौका दोबारा मिलेगा या नहीं। अगर मैं इसे अभी गवा देता हूं, तो मुझे शायद हमेशा पछतावा रहेगा। उसने मन बना लिया था और मिशन हॉल से निकल गया। उन्हें महान बुजुर्ग को अपने साथ ले जाना था। लेकिन कहना आसान था, करना मुश्किल। महान बुजुर्ग को संप्रदाय प्रमुख द्वारा घर में नजरबंद रहने की सजा दी गई थी। उन्हें अपने साथ ले जाना संप्रदाय प्रमुख के नियमों का सीधा उल्लंघन था। उसे ऐसा इस तरह से करना था जिससे उसके जीवित रहने का रास्ता खुला रहे। एरिन फीनिक्स पर चढ़ गया, जो आकाश में उड़ गया और सीधे महान एल्डर के निवास की ओर चल पड़ा। बिना पकड़े गए उसके लिए संप्रदाय के मुख्य क्षेत्र में प्रवेश करना असंभव था। आखिरकार उस क्षेत्र में केवल संप्रदाय प्रमुख और महान बुजुर्गों को ही रहने की अनुमति थी। जैसे ही उसने मुख्य क्षेत्र में प्रवेश किया, सभी गार्ड तुरंत सतर्क हो गए। किसी ने बिना अनुमति के मुख्य क्षेत्र में घुसपैठ कर ली थी। विजय प्रगति का मार्ग 1%। अध्याय 38 सुनियोजित घुसपैठ। इस तरीके को चुनने के लिए मैं वाकई पागल ही हूं। लेकिन अब जब मैंने इसे चुन लिया है, तो मैं इसे अंत तक ही देख सकता हूं। एरिन उस कोर्ट क्षेत्र में प्रवेश कर गया जहां उसे प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। यह वह स्थान था जहां संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली प्राणी निवास करते थे। यह वह स्थान भी था जहां संप्रदाय का मुख्य महल स्थित था। यह वह स्थान था जहां संप्रदाय प्रमुख निवास करते थे। जैसे ही उसने उस क्षेत्र में प्रवेश किया, सभी गार्डों को किसी अनाधिकृत व्यक्ति के प्रवेश करने की सूचना मिल गई। अगर मैं बच गया तो भविष्य में तुमसे मिलूंगा। एरिन ने फीनिक्स को हल्के से थपथपाया और फिर इतनी ऊंचाई से नीचे कूद गया। जैसे ही एरिन ने कोर्ट क्षेत्र में छलांग लगाई, राजसी फीनिक्स ने विदाई की एक चीख निकाली। जैसे जैसे वह नीचे उतर रहा था, हवा उसके पास से तेजी से गुजर रही थी। हर गुजरते सेकंड के साथ जमीन करीब आती जा रही थी। जिस गति से वह गिर रहा था, उसे पूरा यकीन था कि अगर वह सचमुच जमीन पर गिर गया तो उसकी मौत हो जाएगी। अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। वह गिरते हुए लगातार बुदबुदाता रहा। जब उसके और जमीन के बीच केवल कुछ ही मीटर की दूरी रह गई, तब उसने पुकार कर कहा, अब। गर्म हवाओं ने उसके शरीर को घेर लिया और उसे धीरे से ऊपर उठा लिया। धीरे धीरे और सहजता से एरन फर्श पर उतरा। फिर कई शक्तिशाली गार्ड अंधेरे से बाहर निकलकर घुसपैठिए की तलाश करने लगे। गार्ड्स का नेता कोई एल्डर नहीं था, लेकिन वह एक साधारण एल्डर से कहीं अधिक शक्तिशाली था। मुख्य क्षेत्र की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना कि भीतर शांति बनी रहे ताकि महान बुजुर्गों या संप्रदाय प्रमुख को कोई परेशानी न हो, यह उसकी एकमात्र जिम्मेदारी थी। उन्होंने जल्द ही घुसपैठिए का पता लगा लिया। क्या यह एल्डर रेन का फीनिक्स नहीं है? आकाश में उड़ते हुए एक भव्य जानवर को देखकर एक गार्ड ने पूछा। मुझे इस पर एल्डर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि फीनिक्स गलती से इस जगह में प्रवेश कर गया हो? दूसरे गार्ड ने पूछा। एक अन्य गार्ड ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, क्या हमें इसे मार देना चाहिए? नियमों के अनुसार, यदि घुसपैठिए यह साबित नहीं कर पाते कि उनके पास इस स्थान में प्रवेश करने का पर्याप्त कारण था, तो उन्हें मार दिया जाना था। अरे यार, मैंने सुना है कि एल्डर रेन राक्षसी झांग वेई से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अगर हमने उसके जानवर को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वह गलती से इस जगह में घुस गया था, तो क्या वह उसे जाने देगा? अगर एल्डर रेन फीनिक्स के साथ होते तो स्थिति अलग होती। लेकिन ऐसा नहीं था। इसका मतलब यह था कि फीनिक्स गलती से इस जगह में आ गया था और उसे कोई आदेश नहीं दिया गया था। फीनिक्स आकाश का एक राजसी प्राणी था। उन्होंने सुना था कि जब एल्डर रेन सो रहे होते थे या किसी काम में व्यस्त होते थे, तब फीनिक्स को अक्सर संप्रदाय के आकाश में उड़ते हुए देखा जा सकता था। उन सभी को लगा कि यह वैसा ही समय था। गार्डों के नेता को भी सिरदर्द होने लगा था। चूंकि यह एक दुर्घटना है, इसलिए हम इसे मार नहीं सकते। इसे एल्डर रेन पर एहसान समझने की कोशिश करते हैं। हम इसे पकड़ सकते हैं और अगर यह नहीं रुकता है तो चेतावनी देकर वापस छोड़ सकते हैं। वह अपने आदमियों को फीनिक्स को पकड़ने का आदेश देने ही वाला था, जो कोर्ट क्षेत्र में और गहराई तक जा रहा था। सौभाग्यवश, इससे पहले कि वह आदेश दे पाता, फीनिक्स मुड़ गया और वापस लौटने लगा। फीनिक्स के कोर्ट क्षेत्र से दोबारा निकलते ही गार्डों ने एक दूसरे के चेहरों की ओर देखा। क्या हमें इसे अभी भी पकड़ना चाहिए? एक गार्ड ने नेता की ओर देखते हुए पूछा। समूह के नेता ने आह भरी। चूंकि यह चला गया है तो इसे रहने दो। अगली बार मौका मिला तो हम इसे पकड़ लेंगे। सभी गार्ड तितर बितर हो गए और कोर्ट क्षेत्र की सीमा के आसपास के अंधेरे में लौट गए।
मुख्य क्षेत्र में एक अवरोध था जो उन्हें घुसपैठियों के बारे में सूचित करता था, लेकिन उसमें एक खामी थी। अगर एक ही जगह से एक ही समय में एक से अधिक घुसपैठिए प्रवेश करते हैं, तो यह उन्हें घुसपैठियों की संख्या नहीं बताता है। उन्हें लगा कि केवल फीनिक्स ही अंदर आया है। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि जब उन्होंने अपनी सतर्कता कम की थी, तब असली घुसपैठिया पहले से ही कोर क्षेत्र के अंदर मौजूद था। जब पहरेदार तितर-बितर हो गए, तो एरन एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर आकाश की ओर देख रहा था। लगता है फिलहाल योजना कारगर साबित हुई है। उसने कुछ मिनट और इंतजार किया, फिर कोई कदम उठाया। हालांकि वह कोर क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, फिर भी एक समस्या का समाधान करना बाकी था। उसे वह स्थान खोजना था जहां महान एल्डर शिव यिंग रहते थे। इतने विशाल क्षेत्र में यह काम करना आसान नहीं था। उस संप्रदाय में कई महान बुजुर्ग थे, और इसी तरह वे सभी यहीं रहते थे। वह यूं ही किसी के घर में घुसकर जांच नहीं कर सकता था। अगर वह शिव यिंग के घर में प्रवेश करता तो कोई बात नहीं थी, क्योंकि उसके दिल में प्रेम का बीज था और वह उसे मारने वाली नहीं थी। लेकिन अन्य बुजुर्गों के लिए स्थिति अलग थी। दिन के बाकी समय में एरन सावधानीपूर्वक उस क्षेत्र में घूमता रहा और शिव यिंग के आंगन की तलाश करता रहा। उसे इसके बारे में केवल इतना ही पता था कि उसका निवास स्थान अन्य सभी महान बुजुर्गों के निवास स्थानों से सबसे दूर था। इस एक सुराग के सहारे उसने उसके आंगन की तलाश की, और काफी देर बाद आखिरकार उसे लगा कि उसे दो मेल खाने वाली चीजें मिल गई है। दो आंगन थे जो बाकी हिस्सों से काफी दूर थे। दोनों मुख्य महल के अलग अलग दिशाओं में स्थित थे। वे ऐसे स्थान थे जो मुख्य क्षेत्र के केंद्र के निकट थे, जबकि मुख्य महल से थोड़ी दूरी पर भी स्थित थे। दोनों ही उपयुक्त हो सकते हैं, लेकिन क्या यह अब एक जुए जैसा नहीं है? चाहे मैं किसी को भी चुनूं, मेरे सफल होने की संभावना 50% है। एरन को नहीं पता था कि इन दोनों आंगनों में से कौन सा शिव यिंग का है। इन दोनों आंगनों के बारे में उसके पास मौजूद सभी सुराग नाकाम हो गए थे। काफी समय तक वह निर्णय नहीं ले पाने के कारण इंतजार करता रहा, लेकिन लंबे समय के बाद आखिरकार उसने कदम उठाया। उसे समझ आ गया था कि सिर्फ दिमाग खपाने से कुछ नहीं होगा। भले ही यह एक जोखिम भरा कदम था, लेकिन कुछ न करने से तो बेहतर था। आखिरकार उसके पास समय कम होता जा रहा था। अगर वह यहां बहुत ज्यादा समय बिताता है, तो मुख्य किरदार को वह मौका मिल सकता है जिसे वह चुराना चाहता था। उसे मुख्य पात्र से पहले गंतव्य तक पहुंचना था। इसके लिए वह अब और देरी नहीं कर सकता था। एरन ने बाईं ओर के आंगन को चुना, इस उम्मीद में कि उसका भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ेगा। वह सावधानीपूर्वक उस आंगन में दाखिल हुआ जहां कोई पहरा नहीं था। अध्याय 39। मेरे पति। मुख्य क्षेत्र में रहने वाले लोग संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली लोग थे। यदि संप्रदाय के सभी वरिष्ठ भी एकजुट हो जाएं, तो भी वे एक महान वरिष्ठ को पराजित नहीं कर सकते। इसीलिए यहां गार्डों की जरूरत नहीं थी। रक्षकों ने केवल मुख्य क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ही रखवाली की, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि कोई इतना मूर्ख होगा कि किसी महान बुजुर्ग के प्रांगण में प्रवेश करेगा। दुर्भाग्यवश एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसने सभी नियमों को तोड़ दिया। एरन उस आंगन के प्रवेश द्वार पर खड़ा था जिसे उसने चुना था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन गेट जरा भी नहीं हिला। वह अंदर से बंद था। वह खिड़की की तलाश में चारों ओर घूमा, लेकिन वहां कोई खिड़की नहीं थी। वहां केवल एक छोटा सा छेद था, जो शायद ताजी हवा अंदर आने के लिए बनाया गया था। क्या मुझे दरवाजा तोड़ देना चाहिए? अगर शिव यिंग है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन अगर कोई और है तो? उसने एक पल के लिए दरवाजा तोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन उसने तुरंत यह विचार छोड़ दिया। सेलेस्टे, मुझे लगता है कि अब तुम्हारे लिए मेरी मदद करने का समय आ गया है। उसने अपनी जेब में आराम कर रही सेलेस्टे की ओर देखा। सेलेस्टे ने मासूमियत से अपना प्यारा सा छोटा सा सिर उठाया, मानो पूछ रही हो कि उसे क्या करना है। क्या तुम उस छेद को देख रहे हो? एरन ने हवा के लिए बने छोटे से छेद की ओर इशारा किया। यह उसके लिए बहुत छोटा था, लेकिन जब बात सेलेस्टे की आई तो यह प्रवेश के लिए एकदम सही जगह थी। मैं चाहता हूं कि तुम वहां से अंदर आओ और अंदर से दरवाजा खोलो। एरन ने उसे कुछ निर्देश दिए और साथ ही यह भी कहा कि वह बेहद सावधान रहे ताकि कोई उसे देख न सके। जब तक सेलेस्ट्रिया किसी की नजर में नहीं आती थी, तब तक कोई उसकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकता था। उसके साथ भी ऐसा ही था जब से उसे सिस्टम से इनाम के तौर पर ऑरा कंट्रोल मेथड मिली थी। इसके बल पर वह न केवल अपनी आभा छिपा सकता था, बल्कि अपनी उपस्थिति को पूरी तरह मिटा भी सकता था। यही एक कारण था कि वह बिना किसी की नजर में आए को रीजन के अंदर प्रवेश करने में सक्षम था। उनके अनुमान के अनुसार जब तक वह अपनी उपस्थिति का एहसास नहीं कराते, तब तक संप्रदाय के प्रमुख भी उन्हें महसूस नहीं कर सकते थे। सेलेस्टे उसकी जेब से निकली और ऊपर की ओर बने छोटे से छेद की तरफ उड़ने लगी। वह झटपट खुले रास्ते से अंदर चली गई। कुछ मिनट बीतने के बाद एरन को दरवाजे के दूसरी तरफ कुछ हलचल सुनाई दी। ताला खुलने की आवाज थी। लगता है वो सफल हो गई। उसने दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश की और इस बार वो उसे खोलने में कामयाब हो गया। उसने सावधानीपूर्वक दरवाजा खोला और गलियारे में कदम रखने से पहले यह सुनिश्चित करने के लिए अंदर झांका कि कोई खतरा तो नहीं है। शाबाश, नन्ही बच्ची, उसने सेलेस्टे के सिर पर थपथपाया, जिसने सबसे ज्यादा मदद की थी। सेलेस्टे ने मासूमियत से मुस्कुराते हुए कहा कि वह मदद कर पाई, उसे इस बात की खुशी थी।
वह वापस उसकी जेब के अंदर चली गई और अपना सिर बाहर निकालकर झांकने लगी। अब क्या हम शिवयिंग को ढूंढें? एरिन ने अपने पीछे दरवाजा बंद किया और गलियारे में चला गया। वह चोर की तरह धीरे धीरे चल रहा था, कोशिश कर रहा था कि कम से कम शोर हो। उसने बिल्कुल भी आवाज नहीं की। घर के चारों ओर तलाशी लेने के बाद उसे पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। क्या वह नहा रही है? उसने आखिरी कमरे का दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया, जहां उसने कमरे के बीचों बीच एक बिस्तर देखा। यह मालिक का शयन कक्ष था। यह एकदम साफ सुथरा था और हवा में ताजे फूलों की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। कमरे के बाईं ओर बाथरूम था। बाथरूम का दरवाजा खुला था और अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। यह स्पष्ट था कि अंदर कोई नहा रहा था। यह सोचकर कि वह महान एल्डर शिवयिंग है, एरिन बाथरूम की ओर बढ़ा। जल्द ही वह उससे कुछ ही कदम दूर रह गया। एक गहरी सांस लेकर वह आगे बढ़ा और अंदर की ओर देखा। अंदर नहा रहे व्यक्ति को देखकर एरन का चेहरा पीला पड़ गया और उसका मुंह खुला रह गया। अंदर एक महिला थी। उसने कोई कपड़े नहीं पहने थे और उसकी पीठ उसकी ओर थी। उसकी चिकनी त्वचा पर पानी की बूंदें चमक रही थीं, जिससे एक मनमोहक दृश्य बन रहा था। लेकिन एरन के पास उस दृश्य को निहारने का समय नहीं था, क्योंकि उसकी नजर उस स्त्री के बालों के रंग पर थी। यह महान एल्डर शिवयिंग के बालों का रंग नहीं था, बल्कि यह संप्रदाय प्रमुख के बालों का रंग था। एरन को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ, एक पल के लिए उसका दिल धड़कना बंद हो गया। उसने आंगन चुना था। यह आंगन शिवयिंग का नहीं था। यह तो महान दानव संप्रदाय के संप्रदाय प्रमुख का था। यह 4 अधिपति में से एक का था। और अब वह उसके नग्न शरीर को देख रहा था। अगर उसका भेद खुल गया तो उसके 1000 टुकड़े टुकड़े कर दिए जाने को भी एक दयालु नियति ही कहा जा सकता था। फिर उसी समय उस आंगन में, जिसे एरन ने नहीं चुना था, एक महिला बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका पूरा कमरा एक पुरुष के चित्रों से भरा हुआ था। ये चित्र उसने खुद बनाए थे। अगर कोई उसका बेडरूम देखता तो उसे लगता कि वह उस आदमी के प्रति जुनूनी थी। उन चित्रों में दिख रहा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एरन था। वहां सैकड़ों चित्र थे और इस समय वह अपने प्रिय व्यक्ति का एक और चित्र बना रही थी। वह ऐसी शख्सियत थी कि दूसरे लोग उससे प्यार करने लगते थे, लेकिन इस बार वह किसी और से प्यार करती थी। वह तुरंत उस आदमी के पास जाना चाहती थी। वह उस आदमी को सिर्फ अपना बनाना चाहती थी। दुर्भाग्यवश उसे संप्रदाय प्रमुख द्वारा दंडित किया गया और उसे घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी गई। वह आसानी से जा सकती थी क्योंकि उस पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने ऐसा किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। वह अपने प्रेमी को ढूंढने जाने से पहले केवल अपनी सजा पूरी होने का इंतजार कर सकती थी। जल्द ही तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास आएगी, उसने अपनी बनाई जा रही तस्वीर को देखते हुए कहा। मेरे पति। अध्याय 40। एक महिला जो कर सकती थी। यह एहसास होते ही कि उसने महान दानव संप्रदाय के 4 अधिपति में से एक के निजी स्थान में घुसपैठ की है, एरन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एरन का दिमाग अचानक से सक्रिय हो गया और उसे इस स्थिति से निकलने का रास्ता खोजना ही था। अगर उसे यहां देख लिया जाता तो वह अंजाम की कल्पना भी नहीं करना चाहता था। संप्रदाय के प्रमुख ने अब तक उसकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था, जो उसका सबसे बड़ा फायदा था। वह धीरे धीरे पीछे हट गया और एक दीवार के पीछे छिप गया। साथ ही उसने अपने दिल को यथासंभव शांत करने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद संप्रदाय प्रमुख मुड़ा। सौभाग्य से एरन तब तक छिप चुका था। जैसे ही एरन ने पानी रुकने की आवाज सुनी, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। इसका मतलब था कि संप्रदाय के गुरु ने स्नान पूरा कर लिया था। अब बस कुछ ही समय की बात थी जब वह बाथरूम से बाहर निकल आएगी। एरन जानता था कि वह एक पल भी बर्बाद नहीं कर सकता। वह बिना आवाज किए बाहर निकलने की ओर बढ़ने लगा। इसी बीच संप्रदाय प्रमुख ने पास पड़ा एक तौलिया उठाया और खुद को सुखाना शुरू कर दिया। उन्हें एरन की उपस्थिति का कोई अंदाजा नहीं था। जल्दबाजी में एरन का पैर गलती से एक छोटे फूलदान को गिरा गया। फूलदान को गिरते देख उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। डर के मारे मानो अलौकिक शक्तियों ने उसके शरीर पर कब्जा कर लिया हो और वह तेजी से आगे उछला और फूलदान को जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। संप्रदाय प्रमुख स्नानघर से बाहर निकले। वह बिस्तर पर रखे अपने कपड़ों की ओर बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसके हाथ कपड़ों को छूने वाले थे, वह रुक गई। वह पीछे मुड़ी और दूर देखने लगी। कमरे से फूलदान गायब देखकर उसके चेहरे पर शिकन आ गई। आंगन के बाहर एरन फूलदान को हाथ में लिए हुए जितनी तेजी से दौड़ सकता था, दौड़ा। उसके पास फूलदान वापस रखने का भी समय नहीं था। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे कोई देख न सके। उसने साधारण दिखने वाले फूलदान को अपने सिस्टम स्पेस में रखा और खुद को छिपाने के लिए एक पेड़ के पीछे छिप गया। काफी देर तक वह आंगन की ओर देखता रहा कि क्या संप्रदाय प्रमुख बाहर आ रहे हैं। कुछ मिनट बीतने के बाद संप्रदाय प्रमुख बाहर आए। अब उन्होंने पूरे कपड़े पहन रखे थे, लेकिन एरन अभी भी उस दृश्य को भुला नहीं पा रहा था जो उसने पहले देखा था। संप्रदाय की प्रमुख ने अपनी दिव्य चेतना को इस प्रकार प्रकट किया कि वह पूरे मूल क्षेत्र को घेर लिया, मानो वह किसी व्यक्ति या वस्तु की तलाश कर रही हो। एरन ने अपनी पूरी क्षमता से ऑरा कंट्रोल मेथड का इस्तेमाल किया। उसे इस बात की चिंता थी कि जरा सी भी चूक होने पर उसका पता चल सकता है। सौभाग्यवश ऐसा नहीं हुआ।
संप्रदाय की प्रमुख ने जल्द ही अपनी दिव्य चेतना को वापस ले लिया, मानो वह भ्रमित हो गई हो। उसे उस संप्रदाय में कुछ भी असामान्य नहीं लगा। और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे फूलदान का एहसास भी नहीं हुआ। यह उसकी निजी चीज थी, इसलिए अगर इसे संप्रदाय से बाहर भी ले जाया जाता तो भी वह इसे महसूस कर सकती थी। लेकिन इस बार वह इसे महसूस भी नहीं कर पाई। ऐसा लग रहा था मानो फूलदान को ऐसी जगह रखा गया हो जहां उसकी दिव्य चेतना भी उसे नहीं ढूंढ सकती थी। एरन संप्रदाय प्रमुख से कुछ ही दूरी पर स्थित पेड़ के पीछे छिपा रहा। कुछ और मिनट बीतने के बाद संप्रदाय प्रमुख ने खोज छोड़ दी। जब वह मुख्य महल की ओर उड़ रही थी तब उसके मन में क्या विचार चल रहे थे यह जानना असंभव था। जैसे ही वह उसकी नजरों से ओझल हुई, एरन ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। उसने यह सुनिश्चित कर लिया कि वहां कोई नहीं है, फिर उसने अपना मन बना लिया और दूसरे आंगन की ओर चला गया। दूसरे आंगन में पहुंचते ही उसने वही तरीका अपनाया। सेलेस्टे ने अंदर से दरवाजा खोला और एरन अंदर दाखिल हुआ। इस बार गलती से गलत घर न हो जाए, उसने घर के मालिक को ढूंढते हुए बुदबुदाया। एक बार फिर वह उस बेडरूम की ओर चला गया जिसका दरवाजा खुला हुआ था। उसने सावधानीपूर्वक दरवाजा खोला और अंदर देखा। उन्होंने देखा कि महान एल्डर श्यू यिंग बिस्तर पर लेटी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि वह कुछ चित्र बना रही है। यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह सही जगह पर है, उसने एक गहरी सांस ली और कमरे में प्रवेश किया। महान बुजुर्ग, मैं यहां आया हूं, उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पुकारा। लेकिन इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, वह आगे बढ़ गया। उसने दीवार पर टंगी तस्वीरें देखीं, जिनमें सभी में उसकी ही तस्वीर थी। इनमें से कुछ तस्वीरों में वह बिना कपड़ों के भी था। कुछ ऐसी तस्वीरें भी थीं जिनमें महान बुजुर्ग उनके साथ एक बच्चे के साथ बैठे हुए थे। यह एरन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। जुनून का यह स्तर उसकी उम्मीदों से परे था। ऐसा क्यों लग रहा था कि वह उससे प्यार करने के बजाय एक पीछा करने वाली बन गई है। बुजुर्ग महिला अपने तथाकथित पति का नया चित्र बनाने में तल्लीन थी, तभी उसे एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। उसके भीतर प्रेम का बीज जागृत हुआ और उसका हृदय प्रज्वलित हो उठा। वह इस आवाज को कभी नहीं भूल सकती थी। यह उस व्यक्ति की आवाज थी जिससे वह प्रेम करती थी। जब वह उठी तो वह एक बच्चे की तरह थी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर उसे वहां खड़ा देखा, उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। तमाम जोखिमों के बावजूद उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके पास आएगा। क्या यह सच्चा प्यार था? उसने सोचा। इससे पहले कि एरन कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसने एक गर्मजोशी भरे आलिंगन का अनुभव किया क्योंकि महान बुजुर्ग उसके सामने प्रकट हुए और उसे अपनी बाहों में भर लिया। एरन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। वह जानता था कि यह सब प्रेम के बीज की वजह से था। ऐसा नहीं था कि वह सचमुच उससे प्यार करती थी। फिर भी वह इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि वह अब तक देखी गई सबसे खूबसूरत महिला थी। वह मजबूत थी लेकिन कमजोर दिखती थी, जिससे एक आदमी के मन में उसकी रक्षा करने की भावना जागृत हो जाती थी। हालांकि बात इतनी गंभीर नहीं थी कि वह आदमी आत्महत्या कर ले, लेकिन अपने आकर्षण के बिना भी यह एक ऐसी महिला थी जो किसी भी पुरुष को अपने प्यार में पागल कर सकती थी। काफी समय बीत गया। महिलाएं एरन की बाहों में चुपचाप बैठी रहीं। ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो।